नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजन। मेरी तरफ से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने बात करूँगा इन्वर्टर एसी वर्सेस नॉन इन्वर्टर एसी के बारे में। दोस्तों, इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी की कंपैरिजन क्या होती है, आपको कौन सा एसी लेना चाहिए और अगर लेते हो तो आपको क्या फ़ायदा होगा, ये दोनों को आज मैं आप लोगों के सामने काफ़ी जानकारी शेयर करूँगा। दोस्तों, जब आप एसी खरीदने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले आप एक ही बात सोचते हैं कि आजकल जो मार्केट में इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर का दौर है, उस दौर में कब कभी आप पीछे ना गिर जाए, तो इसीलिए आप इन्वर्टर ऐसे खरीदेंगे या फिर नॉन इन्वर्टर ऐसे खरीदने के काफ़ी उलझन में होते हैं। तो दोस्तों, इस उलझन को दूर करने के लिए आज मैं आप लोगों के सामने सारे जानकारी रखूंगा, ताकि ये जानकारी आप लोगों के सामने काफ़ी अच्छा लगे। अगर अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को जरूर आपके सोशल साइट में शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो भाई इस बारे में नहीं जानते हैं वो भी जान सके। तो दोस्तों, सबसे पहले जानना पड़ेगा कि आपको ये इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर से चलने का क्या प्रक्रिया होती है, वो किस तरीके से वर्क होता है, उनका जो ए टू जेड जो सारी डिटेल्स है आपको ये सबसे पहले पता करना होगा। तो दोस्तों, एक एक करके शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जानते हैं पहले इन्वर्टर एसी क्या होती है, व्हाट इज एन इन्वर्टर एंड नॉन इन्वर्टर एसी। तो दोस्तों, इन्वर्टर एसी का होता है, इन्वर्टर एसी चलता है एसी बोर्ड और डीसी बोर्ड से। दोस्तों, एसी और डीसी बोर्ड ये क्यों चलता है। दोस्तों देखिए, जो घरों में बिजली का सोर्स होता है वो 220 लाइन होती है। इंडोर में जो पीसीबी दिया जाता है वो होता है 220 लाइन के, और आउटडोर में जो पीसीबी होता है वो होता है वीएफडी यानी कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। तो दोस्तों, ये होता है कि जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और जाके एसी चलता है। और जो नॉन इन्वर्टर एसी होता है, नॉन इन्वर्टर एसी एसी बिजली को कोई एसी और डीसी में कन्वर्ट नहीं करता है, सिर्फ जो एसी जो सोर्स है, एसी सोर्स से मदद ही चलता है और कंप्रेसर को कांस्टेंट स्पीड में वो रन करता है। तो दोस्तों, ये होता है कि इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि इन्वर्टर एसी किस तरीके से काम करता है। व्हाट डज एन इन्वर्टर एयर कंडीशनर वर्क। तो दोस्तों, सबसे पहले जानना पड़ेगा जो नॉन इन्वर्टर एसी या नॉन इन्वर्टर एसी चलने का क्या प्रक्रिया होती है। दोस्तों, जो नॉन इन्वर्टर एसी होता है, जब आप रिमोट से ऑन करते हैं, जब कंप्रेसर ऑन होता है तो एकदम से ही झटक से जो कंप्रेसर स्टार्ट होता है, उस समय कंप्रेसर 33 एम्पियर लेता है। 33 एम्पियर लेने के कुछ ही सेकंड में उसका जो टेम्परेचर होता है, जो आरएलए होता है यानी कि लोड रनिंग जो एम्पियर होता है, उस जगह आकर पहुंचता है। जैसे कि आपके घर में 1.5 टन की एसी है, तो 1.5 टन एसी जो नॉनोमीटर होती है उसका जो एम्पियर की क्षमता होती है, एम्पियर की क्षमता होती है 7.6 यानी कि 7.7 भी आप बोल सकते हैं। तो जिससे जो होता है, जब एसी ऑन होगा, कंप्रेसर चलेगा, तो जो एम्पियर होता है एक टाइम के लिए एक झटके में 30-32 एम्पियर ले लेगा। उसके बाद कुछ ही माइक्रो सेकेंड में उस एम्पियर एम्पियर 6 पॉइंट में आ जाएगा। 6 पॉइंट आने के बाद जब गैस का प्रेशर कम रहेगा, जब कंप्रेसर कुछ ही टाइम चलना शुरू कर देगा, तो एम्पियर धीरे धीरे इंक्रीज होगा। तो 6 से 6.57 यानी कि एक टाइम में जाके 7 एम्पियर लेगा। तो दोस्तों, ये जो होता है ये नॉन इन्वर्टर एसी चलने का प्रक्रिया होता है। और नॉन इन्वर्टर एसी जो होता है ये काफ़ी आपको बिजली खर्च करता है, काफ़ी बिजली खर्च करता है इन्वर्टर एसी के कंपैरिजन में। तो दोस्तों, आइए इन्वर्टर एसी किस तरीके से काम करता है। जब आप इन्वर्टर एसी को ऑन करते हैं रिमोट से, जब कंप्रेसर चलना शुरू कर देता है, तो ये नॉन इन्वर्टर एसी के तरह धर्म से एक ही बार में 30-32 एम्पियर नहीं लेता है। ये 0 से एम्पियर लोड शुरू होता है, 0 से लेके 1 2 3 इस तरीके से एम्पियर धीरे धीरे वो इंक्रीज होता है। दोस्तों, आपके रूम में जितना टेम्परेचर होता है और जितना गर्मी होती है, उस अनुसार ये धीरे धीरे जो कंप्रेसर होती है, कंप्रेसर को धीरे धीरे लोड देता है, धीरे धीरे गैस फ्लो होता है, और धीरे धीरे जो वीएफडी होते हैं यानी कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइवर, उसकी मदद से वो धीरे धीरे कंप्रेसर को बिजली आरपीएम ये सब प्रोवाइड करता रहता है। तो ये जाके एक समय धीरे धीरे जाके ये 7.7 तक जाके एम्पियर लेता है। तो दोस्तों, ये जो नॉन इन्वर्टर और इन्वर्टर एसी होता है, इसमें क्या फ़र्क मिला है। तो उससे फ़र्क मिला है कि इन्वर्टर एसी धर्म से जाके आपको 30-32 एम्पियर ले लेता है माइक्रो सेकंड के लिए, उसके बाद एम्पियर फॉल होता है, उसके बाद जाके जो एम्पियर होता है, एम्पियर 7.7 तक तो नहीं उठता, यानी कि 7.235 तक ही ये उठता है। और जो इन्वर्टर एसी होता है, इन्वर्टर एसी इस तरीके से काम नहीं करता है। 0 से स्टार्ट होता है, आखिरी में जाके 7.7 तक ये इन्वर्टर एसी आके एम्पियर उठता है। और उसके बाद जब आपके रूम में डिजायर टेम्परेचर पहुंच जाता है, तो क्या करता है, जो नॉन इन्वर्टर एसी होता है, नॉन इन्वर्टर एसी ऑटोमेटिकली सेंसर की मदद से कंप्रेसर को अप कर देता है। और जब आपके रूम के टेम्परेचर फिर दोबारा डिक्रीज हो जाता है
जैसे दोस्तों सोचिए आपने रूम टेम्परेचर 25 में सेट किया है, इसे चलने के दौरान जो 25 से है 26 और 27 तक टेम्परेचर पहुंच चुका है, 3 डिग्री के हेरफेर होता है, तब जाके नॉन इन्वर्टर एसी ऑटोमेटिकली दोबारा कंप्रेसर को स्टार्ट करता है। तो इस दौरान जो चलने के पुतले होते हैं नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर ऑफ होता है। और जो इन्वर्टर एसी होता है, जब आपके रूम में डीजे टेम्परेचर पहुंच जाता है तो क्या करता है, जो VFD होता है यानी कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइवर, जो इन्वर्टर सर्किट कहा जाता है, उस सर्किट के मदद से कंप्रेसर को RPM को वो धीरे धीरे घटा देता है, कंप्रेसर स्पीड को घटा देता है, ताकि आपके रूम में जितने टेम्परेचर है, आपको कितनी ठंड की ज़रूरत होती है, जो एसी में सेंसर सेट किया गया है, वो सेंसर के कमांड की मदद से वो कंप्रेसर को कमांड देता है, वो धीरे धीरे कंप्रेसर के RPM, कंप्रेसर के बिजली, कंप्रेसर के जो गैस फ्लो होती है, वो धीरे धीरे वो डिक्रीज करता है, ताकि आपको जो बिजली है, बिजली वो खर्च ना हो सके। तो दोस्तों इस तरीके से इन्वर्टर एसी कम करता है। तो दोस्तों अब आइए साइज ऑफ द स्पेस। तो दोस्तों इन्वर्टर एसी जब खरीदते हैं तो आपको जो कमरा की साइज होती है, कमरा के साइज के बारे में जानना पड़ेगा। और जो नॉन इन्वर्टर एसी होते हैं, नॉन इन्वर्टर एसी चाहे आपकी कमरा 1 टन की हो तो आपको 1 टन ही एसी आपको लेना चाहिए। अगर 1.5 टन की हो तो आपको 1.5 टन के एसी लेना चाहिए। अगर 2 टन की कमरा है तो आपको 2 टन के ही एसी लेना चाहिए। तो दोस्तों ये होता है कि नॉन इन्वर्टर एसी में फ़र्क। अगर आपकी जो कमरा है, कमरा की साइज अगर कम ज़्यादा होता है तो जो नॉन इन्वर्टर एसी आपको काफ़ी इफेक्ट करेगा कूलिंग के लिए, और कंप्रेसर को भी ये डैमेज कराएगा। तो दोस्तों जो इन्वर्टर एसी होता है, इन्वर्टर एसी में इस तरीके से कुछ भी नहीं होता है। और जो इन्वर्टर एसी होता है, तो दोस्तों सोचिए जो आपके घरों में इन्वर्टर एसी है, अगर आपकी 1 टन की एसी है, घर पे 1.5 टन की एसी है, तो दोस्तों अगर आप 1.5 टन की एसी है, 1.5 टन के एसी को आप 1.8 टन तक आप इसे कन्वर्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों जो डुअल इन्वर्टर एसी होता है, डुअल इन्वर्टर एसी को आप 1.5 जो एसी आपने खरीदा है, उस एसी को आप 1.8 टन तक आप उसे कन्वर्ट कर पाएंगे। और दोस्तों जो उसका रेफ्रिजरेंट होता है, जो गैस होता है R410, और उसके साथ अलग अलग एसी में R32 गैस भी होता है। तो दोस्तों इसलिए आपका जो कमरा और जो इसका डुअल कंप्रेसर होती है, डुअल कंप्रेसर एक काफ़ी स्पेस को कूलिंग करने को वो क्षमता रखता है। और जो नॉन इन्वर्टर एसी उतना ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं होता है और उस तरीके से काम नहीं कर पाता है। तो दोस्तों आइए एनर्जी एफिशिएंट्स के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों देखिए, एनर्जी एफिशिएंट्स के बारे में अगर जानते हैं तो पहले मैं आपको बोल चुका हूँ कि जो इन्वर्टर एसी होता है, इन्वर्टर एसी काफ़ी बिजली कम खर्च करता है। और जो नॉन इन्वर्टर एसी होता है, नॉन इन्वर्टर एसी एक ही समय जब कंप्रेसर स्टार्ट होता है 30-32 एम्पियर ले लेता है, और धीरे धीरे वो एम्पियर जाके आपको 7.7 तक या 3.5 जो एम्पियर है उस तक जाके वो चलते रहता है। और जो नॉन इन्वर्टर एसी होता है तो इस तरह से का, तो इन्वर्टर एसी होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। और जो अगर आप इसमें कंपैरिजन करेंगे तो जो नॉन इन्वर्टर एसी होता है वो 600 के ऊपर, जो नॉन इन्वर्टर एसी होता है वो 6000 के ऊपर जाके उसके किलोवाट घंटा वो खर्च करता है सालाना में। और जो इन्वर्टर एसी होता है, इन्वर्टर एसी 3004 लगभग समथिंग जो किलोवाट घंटा होता है वो खर्च करता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप सोचेंगे तो जो इन्वर्टर एसी होता है काफ़ी बिजली खर्च कम करता है, और जो नॉन इन्वर्टर एसी होता है वो आपके इन्वर्टर एसी की तुलना में वो दुगना बिजली को खर्च करता है। तो दोस्तों आइए टेम्परेचर स्टेबिलिटी के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों नॉन इन्वर्टर एसी के टेम्परेचर होता है जब आपके कमरे में डिजायर्ड टेम्परेचर पहुंच जाता है जो आपने रिमोट से सेट करके रखा है। अगर उस टेम्परेचर को रूम की टेम्परेचर आ जाता है, क्रॉस करता है, तो कंप्रेसर ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है जब तक ये 3 डिग्री के तापमान हेरफेर नहीं होगा। जैसे आपने 25 में सेट करा है, 28 तक यानी कि 7 तक ये टेम्परेचर जब डिक्रीज नहीं होगा, रूम गर्म नहीं होगा, तो कंप्रेसर स्टार्ट नहीं लेगा। तो दोस्तों और जो इन्वर्टर एसी होता है, इन्वर्टर एसी ये नॉन स्टॉप चलता रहता है, ये कभी भी जो कंप्रेसर है कंप्रेसर को बंद नहीं कराता है। अगर आपके कमरे में जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर अगर पहुंच भी जाता है तो उसे स्टेबल रखने के लिए कंप्रेसर का जो RPM होती है, जो उसका रफ्तार होता है, उस रफ्तार को सेंसर की मदद से वो धीमा कर देता है, ताकि आपके हर समय जो कूलिंग होता है कूलिंग की दिक्कत ना हो और आपको कूलिंग हमेशा मिल सके। तो दोस्तों जो टेम्परेचर होता है, डिजायर्ड टेम्परेचर पहुंचने के बाद ये हमेशा एक ही जगह ये टेम्परेचर को स्टेबल रखता है और ये नॉन स्टॉप कंप्रेसर चलते रहता है।
तो दोस्तों आइए जानते हैं कि नॉइस लेवल। तो दोस्तों इन्वर्टर एसी नॉन इन्वर्टर एसी के कंपैरिजन में ये जो नॉन इन्वर्टर एसी है ये काफ़ी इस पर नॉइस होती है और इसका जो बिजली है बिजली भी खर्च करती है और नॉइस भी ज़्यादा होती है। तो दोस्तों इन्वर्टर एसी होता है, इन्वर्टर एसी में उस तरीके से नॉइस भी नहीं होता है। ये जो इन्वर्टर एसी होता है काफ़ी ये स्ट्रांगली चलते हैं और ये लॉन्ग टाइम के लिए चलता है और इसमें भी कोई नॉइस की गुंजाइश नहीं होता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं अपफ्रंट कॉस्ट। तो दोस्तों जो इन्वर्टर एसी होता है इन्वर्टर एसी में अपफ्रंट कॉस्ट भी ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें अलग अलग के डिवाइस होती है, कंपोनेंट भी ज़्यादा होता है। और जो नॉन इन्वर्टर एसी होता है नॉन इन्वर्टर एसी में उस तरीके से कंपोनेंट भी नहीं होता है। तो दोस्तों इसलिए इन्वर्टर एसी में ज़्यादा खर्च होता है नॉन इन्वर्टर एसी के तुलना में। तो दोस्तों ये लाइफ स्पेन के बारे में अगर जानते हैं तो जो नॉन इन्वर्टर एसी है ये लॉन्जिविटी इसका ज़्यादा है, ये ज़्यादा समय तक चलता है और जो इसका लॉन्जिविटी है ये काफ़ी साल तक होता है क्योंकि नॉन इन्वर्टर एसी उतना ज़्यादा काफ़ी साल तक सर्विस दे नहीं सकता है। जो कंप्रेसर होती है कंप्रेसर ये कुछ ही साल में डैमेज भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। और इन्वर्टर जो एसी होता है इन्वर्टर एसी के कंप्रेसर कंपोनेंट काफ़ी स्ट्रांगली होता है, काफ़ी लॉन्जिविटी होता है, ड्यूरेबल होता है, ये काफ़ी साल तक इसमें चलने को क्षमता वो ऑटोमेटिकली इसमें रखता है। और जानते हैं दोस्तों इन्वायरमेंट इम्पैक्ट। तो दोस्तों जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट होता है दोस्तों आप जानते हैं कि अल्ट्रा वायलेट जो लाइट होता है लाइट जो पृथ्वी का ओजोन स्तर है होता है ओजोन स्तर को काफ़ी वो डैमेज कराता है। जैसे कि दोस्तों R220 जो गैस होता है R134 गैस होता है। तो दोस्तों ये जो गैस होता है रेफ्रिजरेंट होता है, ये जो पृथ्वी का ओजोन लेयर होता है स्तर होता है इसमें काफ़ी वो डैमेज कराता है। और जो R410 गैस होता है ये फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, ये जो पर्यावरण होता है होते हैं और जो इसका ओजोन लेयर होता है इसमें कोई भी हानि नहीं कराता है और ये सेफली चलता है। और दोस्तों ये जो R410 गैस होती है इसमें आग लगने के कोई गुंजाइश नहीं होता है, ये प्रॉपरली इसमें कोई तरह की एक्सीडेंट होने का चांसेस भी नहीं होता है। और दोस्तों जो नॉन इन्वर्टर एसी होता है इसमें भी R410 गैस की एसी भी होता है और R220 गैस के एसी भी होता है। तो दोस्तों मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इन्वर्टर एसी ले क्योंकि आपको इन्वर्टर एसी में बहुत सारी सुविधा भी उपलब्ध होता है। और दोस्तों आइए आखिरी में जानते हैं जो काफ़ी अहम बात है वो होता है मेंटेनेंस। दोस्तों आप तो इन्वर्टर एसी खरीद लिया है, तो दोस्तों आपने इन्वर्टर एसी खरीद लिया है, खरीदने के तो बाद आपको सोचना पड़ेगा कि इसका जो मेंटेनेंस होता है मेंटेनेंस में कितना खर्च होगा और नॉन इन्वर्टर एसी के तुलना में। तो दोस्तों देखिए जो नॉन इन्वर्टर एसी होता है नॉन इन्वर्टर एसी के बारे में जानना पड़ेगा क्योंकि उसमें क्या होता है इंडोर में एक पीसी भी होता है और एक फैन मोटर होता है, साथ में होता है ब्लोअर। तो दोस्तों ये जो फैन मोटर होता है इंडोर के ये एसी भी हो सकता है और डीसी भी हो सकता है। अगर जो पीसीबी होता है पीसीबी एसी होता है और उसके साइड में कुछ ही कंपोनेंट होता है वो डीसी के लिए वर्क होता है। और जो आउटडोर के पीसीबी होता है इसमें कोई पीसीबी नहीं होता है। जो आउटडोर में कंपोनेंट होता है उसमें सिर्फ होता है कंप्रेसर, कैपेसिटर और फैन मोटर आउटडोर के लिए, और उसमें पीसीबी भी नहीं होता है। और कुछ जो एसी होता है कंपनी ने कुछ बनाया है वो बहुत सारे स्ट्रांगली बनाया होगा तो उसमें आउटडोर में पीसीबी होता है। तो दोस्तों उतना ज़्यादा उसमें वो गुंजाइश की कोई बात नहीं है क्योंकि वो एसी में वर्क होता है। तो दोस्तों वो डीसी में वर्क नहीं होता है। तो दोस्तों ज़्यादातर आप एसी देखोगे तो आपको 99% एसी में आपको आउटडोर में पीसीबी नहीं मिलेगा जो नॉन इन्वर्टर एसी होता है। तो दोस्तों ये जो कंप्रेसर है आप सोचिए किसी भी कारण आपके जो नॉन इन्वर्टर एसी होता है कंप्रेसर वो डैमेज हो गया, डैमेज होने से उस एसी का कंप्रेसर आप आसानी से रिप्लेस कर पाएंगे। फैन मोटर अगर भी जल जाता है फूक जाता है तो आप आसानी से रिप्लेस कर पाएंगे। और चाहे और भी सारे कंपोनेंट होता है इंडोर के फैन मोटर अगर जल जाता है तो आप आसानी से रिप्लेस कर पाएंगे। ये मार्केट में अवेलेबल है, उपलब्ध भी है और इसका कॉस्टिंग भी कम आता है। और जो गैस होता है जो गैस की जो रेट होता है ये भी काफ़ी कम होता है। तो दोस्तों अगर इन्वर्टर एसी की तुलना में अगर देखा जाए तो नॉन इन्वर्टर एसी आप आसानी से आप उसे कम करा सकते हैं, रिप्लेस करा सकते हैं एक एक कंपोनेंट को, एक एक पार्ट्स को। उसमें कोई गुंजाइश भी नहीं रहता है कि ये मार्केट में अवेलेबल है, मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ये जो नॉन इन्वर्टर एसी होता है नॉन इन्वर्टर एसी काफ़ी आपको
काफ़ी आपको फ़ायदा देता है, क्योंकि अगर किसी भी दौरान आप किसी डैमेज हो जाता है तो आप एक एक पार्ट्स उससे रिप्लेस कर सकते हैं। और जो दोस्तों इन्वर्टर एसी होता है, इन्वर्टर एसी में इंडोर में 2 सेंसर होता है, डीसी फैन मोटर होता है, पीसीबी होता है, आउटडोर में भी 2 पीसीबी होता है। तो दोस्तों ये सब पीसीबी होने से, और जो डीसी फैन मोटर होता है, कंप्रेसर होता है, और आउटडोर में 3 सेंसर होता है, इंडोर में 2 सेंसर होता है, 5 सेंसर होता है। तो दोस्तों अगर सोचिए किसी भी दौरान किसी भी कारण आपका जो सेंसर होता है एसी के, इन्वर्टर एसी के, अगर सेंसर भी डैमेज हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो दोस्तों ये मरम्मत करने में ये जो आपको काफ़ी खर्च होगी। अगर किसी भी कारण आपका डीसी फैन मोटर या फिर कंप्रेसर चला जाता है, जब आपकी कंप्रेसर के वारंटी नहीं रहेगी, जब आपकी वैलिड ओवर हो जाएगा, तो आपको काफ़ी महंगा पड़ेगा कि जो कंप्रेसर रिप्लेस करने के लिए, फैन मोटर रिप्लेस करने के लिए, सेंसर को रिप्लेस करने के लिए, तो आपको काफ़ी खर्च करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, जो आपने एसी खरीदा है, अगर आपने जितने पैसे दे के एसी खरीदा है, उस एसी से दुगना आपको जो पार्ट्स होता है, पार्ट्स अगर डैमेज होता है तो आपको उससे दुगना पैसा दे के आपको एसी का मरम्मत करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखा जाए तो कुल मिला के अगर नॉन इन्वर्टर एसी के तुलना इन्वर्टर एसी में काफ़ी जो तकनीक होता है वो कंज्यूमर के लिए होता है, और इसका जो खर्च होता है, खर्च भी ज़्यादा होता है। तो दोस्तों एक इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो इन्वर्टर एसी में कुछ सुविधाएं भी होते हैं, और जो इसका दिक्कतें भी होती है, दिक्कतें भी इसमें काफ़ी है, क्योंकि आपको ये लाइफ टाइम अगर चलता है तो आपको काफ़ी भी खर्च इसमें कराएगी, और नॉन इन्वर्टर में इतना खर्च भी नहीं कराएगी। तो दोस्तों ये जानकारी आप लोगों के पास कैसे लगा, आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप इस बारे में आप मुझे कुछ भी सवाल या फिर सुझाव देना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके दे सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो का अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।